हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीसीएल 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे तो उसमें जर्नल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी जर्नल हिंदी का क्या होगा 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स का होगा आपका। और ये जो पोर्शन है ये आपका नॉन टेक्निकल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप बनिए रहिएगा हमारे साथ में ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज योंगशंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कौन से स्टेट में योशैंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो असम में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है और मणिपुर में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो कौन सा है? मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत उपन्यास किसने लिखा था? तो पद्मावत उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तुलसीदास, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी और अमीर खुसरो। तो पद्मावत उपन्यास लिखने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसे सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? देखते हैं। जैक्स रोगे हैं, चार्ल्स राइम एम राइस हैं, थॉमस वॉच है और नसरीन सोतोदे हैं। तो कौन है? थॉमस वॉच को 2020 में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो ब्राज़ील का किया था, मैक्सिको, स्पेन और अर्जेंटीना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? अर्जेंटीना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक का हो और लिख पढ़ सकता हो, गणित के प्रश्नों को भी हल कर सकता हो, तो क्या उसको साक्षर मनुष्य बोला जाएगा, व्यक्ति बोला जाएगा? या फिर वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो और जो किसी भी भाषा के समझ के साथ पढ़ लिख सकता हो, या आपका 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध कोई भी भाषा में लिख पढ़ सकता हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा जाता है? सेकंड बन जाता है। तो 2011 के अनुसार जनगणना में वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा जिसकी उम्र 7 या 7 वर्ष से अधिक हो और वो किसी भी भाषा के समझ में लिख या पढ़ सकता हो। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह के नीचे उल्लिखित सत्यमेव जयते पद किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो गरुड़, गणपति, कैलव्य और मुंडक। तो कौन से उपनिषद से लिखा गया है? लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, टारगेट ओपियम पोडियम योजना टॉप्स क्या निहित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए खेल प्रशासकों को तैयार कर निहित करना ये है, या फिर 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए शीर्ष 5% ग्रामीण एथलीट को तैयार करना निहित है, या फिर 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए जूनियर एथलीटों को तैयार करना निहित है, या फिर 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए शेष 5% महिला एथलीट को तैयार करना निहित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाता है वो हमारा ये आंसर है, थर्ड वाला है। 2024 और 28 ओलंपिक के लिए जूनियर एथलीटों को तैयार करना ही टॉप्स में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज क्लोजेस्ट टू द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी? तो आप सबको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं,
भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किसी परिवार के लिए उपलब्ध वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो वार्षिक कवर की राशि कितनी दे रखी है? 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाता है? हमारा सेकंड वाला जाता है, 2 लाख है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर जीता था। सत्यजीत रे हैं, रसूल पुकुट्टी हैं, गुलजार हैं या भानु अथैया हैं? तो कौन है वो? वे भानु अथैया हैं जिन्हें फर्स्ट ऑस्कर मिला था, वो भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चिटगांव शास्त्र नगर छापामारी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे हमको बताना है, बिनोय बसु थे, राम बिहारी बोस थे, अंबिका चक्रवर्ती थे या सूर्यसेन थे? तो जो आपके थे वो कौन थे नेतृत्वकर्ता? वो सूर्यसेन थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन थे? जॉन सोमाविया हैं, गाय राइडर हैं, फ्रांसिस बलानचार्ट हैं, मिशेल हेंसन हैं? तो वो कौन है यहाँ पे? गाय राइडर है। कौन है बच्चों? गाय राइडर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्री मॉनसून शोज आर एक्सपीरियंस्ड इन केरला एंड कर्नाटका टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर आर नोन एज, किस नेम से जाना जाता है उनको? ये आपका जेट स्ट्रीम है, कल बैसाखी होगा, वेस्टर्न डिप्रेशंस होगा और मैंगो शोवर। तो वो किस नेम से जाना जाता है? मैंगो शोवर नेम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम क्षेत्र के प्रोन्नति वित्त पोषण और विकास हेतु प्रमुख वित्तीय संसाधन के रूप में कार्य करता है? तो सेबी करता है, एसबीआई करता है, सिडबी करता है और नाबार्ड करता है। तो कौन सा करता है? सिडबी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था 2020 में? आपका मरियम थंगवेलु हैं, विनेश फोगाट है, अंबिका बन्ना है और बजरंग पुनिया। जी हाँ, बजरंग पुनिया को 2020 में सम्मानित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैर धातु है जिसे कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाता है? तो सबको पता है वो कौन सी है, क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है। पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काकाकोरम पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है, हिमालय पर्वत श्रेणी में है? तो वो कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो वो अरावली पर्वत श्रेणी में है। कौन सा है? सेकंड हमारा करेक्ट जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह उसके प्रसाद्य पर्यत पद पर रहता है। तो उसको कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट रहेगा ये हमारा करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का पोर्शन है, जो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ इशूज रिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दूस रिट्स? तो ये 32 कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर 32 में जितने भी रिट्स हैं आपके, तो उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है, आपको वो बताना है। अपैनियो है आपका, अनापैनियो और क्वेवेरेंटो, प्रोहिबिटेंस और आपका मैंडेमस। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका अनापैनियो। नेक्स्ट आपका है, अब पोर्शन आता है हिंदी का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और वो 10 मार्क्स के रहते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 50 आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है कि वो कौन सा रहेगा। फर्स्ट है आपका चूना, तोता, चना और चक्र। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट है वो कौन सा है? चक्र। चक्र ही हमारा तत्सम है। तत्सम मीन्स होता है संस्कृत के वे शब्द जो हमें हिंदी में जैसे कि तैसे हम यूज़ कर लेते हैं, ज्यों के त्यों, उनको ही तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परिवर्तन जो ये शब्द है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो पहले उपसर्ग जान लीजिए। उपसर्ग उन शब्द को उन उपसर्ग उन्हें कहते हैं जब किसी शब्द में हम पहले यानी कि आदि में जोड़कर उस शब्द की विशेषता या उस शब्द में परिवर्तन किया जा सके, तो वो उपसर्ग कहलाता है और इनको स्वतः यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? प होगा, पर होगा, परी होगा और परी।
तो यहाँ पे जो परि वर्ड है ये है परि, यही परि प्लस अर्तन तो यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। तो उपसर्ग परिवर्तन में कौन सा हो गया, परि हो गया। नेक्स्ट है हमारा अध्यापिका का विभक्ति रहित वचन होगा। तो विभक्ति रहित मतलब जिसमें कोई भी विभक्ति नहीं होगी। तो अध्यापक हो, अध्यापिके होगा, अध्यापिकाएं होगा, अध्यापिका होगा और अध्यापिके होगा। तो यहाँ पे अध्यापिकाएं, यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है, एक वचन दो वचन उस तरीके से विभक्ति रहित मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना संस्कृत में, उसमें से कोई भी विभक्ति नहीं है। तो ये क्या हो गया, अध्यापिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा दोष लगाना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा है। अगर दोष लगाना इसका अर्थ मतलब मुहावरा कौन सा माना जाएगा, टांग अड़ाना, डकार जाना या डंडका बजाना या ठीकरा फोड़ना। तो ये क्या है, दोष लगाना का क्या होता है, ठीकरा फोड़ना। नेक्स्ट है मिलावट में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिलावट में आवट, वट, अवट और लावट। तो मिलावट में तो मिल प्लस आवट तो क्या बना, मिलावट। तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ आपका, आवट हुआ। तो प्रत्यय वे वर्ड होते हैं जिनका यूज़ हम लोग शब्द के अंत में यूज़ करते हैं और शब्द के अंत में जुड़कर वो उस शब्द की विशेषता या उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो वही हमको क्या कहलाते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं और इनका स्वतः यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है जो आँखों से संबंधित हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। दृश्य है, आकर्षक है, लोचन है, चक्षुष है। तो वो कौन सा होगा, चक्षुष होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद स्त्रीलिंग नहीं है। पंचायत, पसंद, पकड़ और पकवान। तो यहाँ पे कौन सा स्त्रीलिंग नहीं आता है, पकवान नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7th है, 8th नंबर है कारक और इससे उससे संबंधित परसर्ग ने निम्न समुच्चय में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कर्म में अधिकरण पर संबंध के कर्ता ने। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो ये आपका पहला नहीं है। क्यों, क्योंकि होता है कर्ता ने कर्म को। ये हमने आपको सारी विभक्तियाँ करा रखी हैं। तो अगर आपने हमारा हिंदी का पोर्शन नहीं देखा है तो वो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हिंदी से जितने रिलेटेड टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से उसमें करवाए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट नंबर है 9th है संस्करण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्करण में किसका उपयोग किया गया है, सम का, सन का, संस का और सन का। तो जिसका उपयोग किया गया है वो कौन सा है, सम है। नेक्स्ट और ये लास्ट रहेगा मरते दम तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। अमर है, आजन्म है, मरण है और आमरण है। तो आमरण शब्द का अर्थ है या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा मरते दम तक यानी कि आमरण। नेक्स्ट पोर्शन आता है अब हमारा रीजनिंग का है। अब यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे, 20 मार्क्स के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर क्लस्टर फ्रॉम द ऑप्शंस विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। जैसे लिखा है FOK, ठीक है, फिर है JLM, तो F के बाद क्या आता है FJ, ठीक है, फिर J के बाद KLMN, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे KLM और N, FJ, ठीक है, J के बाद में आया हमारा KLM यानी कि 3 लेटर के बाद क्या आया हमारा N आया। N के बाद क्या है हमारा R है। तो देखते हैं किस तरीके से। N के बाद OPQ और के बाद अब क्या आया R आया यानी कि 3 लेटर के बाद R आया। अब R के बाद देखेंगे STU, तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा V आएगा। कौन सा करेक्ट होता है हमारा यहाँ पे, एक तो V हमारा ये है और एक है V हमारा ये है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया O आया, फिर क्या है L है, फिर क्या है I है और ये क्या है F है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला हमारा क्या है O के पहले क्या आता है L, L के पहले I के पहले F। तो देखते हैं यहाँ पे बैक अल्फ़ाबेट चलते हैं। F के बाद क्या आता है FGHI, 2 लेटर के बाद आया, I के बाद JK, फिर L आया, L के बाद MN, फिर क्या आया O। तो उसी तरीके F से जस्ट बिफोर क्या आ जाएगा, F से पहले आता है E, ठीक है, और E से पहले क्या आता है D, तो D से पहले क्या आ गया C। तो यानी कि V के बाद में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, V के बाद में हमारा ये क्या आया C आया। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा पहुँचता है बच्चों, VCS पहुँचता है। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, VCS हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, गरिमा पीयूष की माँ है, मयंक गरिमा का ससुर है, आयुषी पीयूष की बहन है, तो मयंक का आयुषी से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे हमें रिश्ता बताना है। तो सबसे पहले कौन है? गरिमा पीयूष की माँ है, ठीक है। तो जो गरिमा है ये कौन है? ये माँ है, और किसकी है? पीयूष की माँ है। और जो मयंक है वो गरिमा का क्या है? ससुर है। तो ये गरिमा के क्या हुए? ससुर हुए। और पीयूष के ये क्या हुए? दादाजी हुए, ठीक है। और बोला है आयुषी पीयूष की बहन है। जब पीयूष मयंक, जो पीयूष हैं वो, पीयूष के दादाजी कौन है? मयंक है। तो आयुषी के भी मयंक क्या हो जाएंगे? दादा या नाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से करेक्ट रिलेशन कौन सा पहुंचता है? दादा और नाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पे है व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्बन फीमेल साइंटिस्ट। तो अर्बन फीमेल साइंटिस्ट का यहाँ पे आपका कौन सा है? 28 है, 38 है, 78 है, 94। तो सबसे पहले देखिए अर्बन का हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, और साइंटिस्ट वाला पोर्शन हमारा कौन सा है? ये है। तो अब इनमें से जो कॉमन कौन सा है? 17। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ कौन सा जाता है? 17 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। यहाँ पे देखना है इनमें से कौन सा उल्लेख निम्नलिखित के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, ठीक है। करेक्ट आपको बताना है। बोर्ड गेम हो, शतरंज हो, लूडो हो और कैरम हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? बोर्ड गेम्स आएगा। और बोर्ड गेम्स के अंदर कौन कौन सा आएगा? शतरंज, लूडो, कैरम। कैरम तो ये तीनों ही क्या होते हैं? बोर्ड गेम्स होते हैं। तो बोर्ड गेम्स के लिए करेक्ट हमारा ये कौन सा होगा? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट हमारा यहाँ कौन सा जाता है? सी, क्योंकि एक बोर्ड गेम है उसके अंदर क्या है? शतरंज, लूडो और कैरम है। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोडिंग प्रणाली में यदि राजू है, ठीक है, तो राजू को 9, 26, 17 और 6 लिखते हैं के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कवि को 16, 26, 5 और 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो टोनी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल के उनके नंबर्स पता होने चाहिए। कैसे? सबसे पहले हमारा कौन सा दे रखा था? राजू दे रखा था, ठीक है। तो हम एक आपको बताएंगे, बाकी आप उसको मैच करके घर पे कर लेंगे। राजू, ठीक है। राजू का अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आर हमारे कौन से नंबर पे फाइंड होता है? यहाँ पे जो आर है हमारा वो कितने नंबर पे फाइंड होता है? 18 नंबर पे फाइंड होता है। बैक से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आर के प्लेस पे अब यहाँ पे नंबर कितना दिया है? आपको 9 दिया है। तो आप फ्रेंड से काउंट करेंगे बिगनिंग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये आया आपका। फिर आता है ए आपका दे रखा है। ए मीन्स ये ए है आपका, बिगनिंग का है। तो अब यहाँ पे 26 लिया गया है लास्ट का। क्या लिया गया है? लास्ट का 26 है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं जे ले लिया गया है, ठीक है। जे हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे है हमारा। जो जे है वो 10th नंबर पे है। बिगनिंग से कौन से नंबर पे है? 10th नंबर पे है। अब हम लोग क्या करते हैं? लास्ट से 10th नंबर पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लास्ट का नंबर आता है हमारा, वो कौन सा आएगा? 17th आएगा। जो लास्ट का नंबर हमारा आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे 17th आ जाएगा। तो अब 26 के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। अब 17 के बाद में यू आया। यू हमारा बैक काउंटिंग से चलेगा, तो बैक साइड से चलेगा। ये हमारा यू कितना आया यहाँ पे? 21 है, ठीक है। कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड से 6 नंबर पे आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो ये हमारा कौन सा बना है? 9, 26, 17 और 6 बना है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? टोनी का फाइंड कर लेते हैं। किसका फाइंड कर लेते हैं? टोनी का। टोनी का अगर हम लोग जब फाइंड करते हैं तो टी हम लोग मिलता है, तो हमारा सबसे लास्ट से मिलता है। तो टी नंबर हमारा क्या है? 20। 20 कौन से नंबर पे आता है? फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो बिगनिंग से ये टोनी का यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग? 7 नंबर पे ले लेंगे।
फिर आता है ओ, ओ आया हमारा कितना 15th नंबर पे आया। क्या नंबर पे आया 15th नंबर पे आया है। तो बैक काउंटिंग से देखेंगे कौन से नंबर पे जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैक काउंटिंग से वो कितने नंबर पे जाता है 12। तो फ्रेंड से हम इसको कितना यहाँ पे ले लेंगे 12 ले लेंगे। उसके बाद में देखते हैं टोनी के बाद में आया हमारा एन आया है, ठीक है। एन हमारा नंबर यहाँ पे आया है 14 नंबर पे, ठीक है। तो वो लास्ट से यहाँ से कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है। जब आप काउंट करोगे इस साइड से तो ये आपका कौन से नंबर 13 नंबर पे आएगा। तो ये यहाँ पे प्लेस कितना फ्रंट से आपका क्या करोगे 13 नंबर ले लेंगे। फिर हमारा क्या आता है वाई। वाई देखो यहाँ से कौन से नंबर पे आया, वाई यहाँ पे हमारा आया है सेकंड नंबर पे। तो इसी फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे 13 के बाद हम लोग क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। तो इस तरीके से जो टोनी का कूटनीट बनेगा वो हमारा 17 बनेगा, 12 बनेगा, 17 के बाद 12 बनेगा, फिर 13 बनेगा और फिर क्या बनेगा 2 बनेगा। इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर पहुंचता है वो करेक्ट आंसर बनता है हमारा सी नंबर बनता है। 12 आपका कौन सा हो जाएगा 5th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ग्वालियर को रायसेन कहा जाता है, रायसेन को भोपाल कहा जाता है, भोपाल को इंदौर कहा जाता है, इंदौर को जबलपुर कहा जाता है और जबलपुर को सीधी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, जैसा कि यहाँ बोला गया तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है भोपाल होती है। ठीक है, अब भोपाल को क्या कहा गया है इंदौर कहा गया है, भोपाल को क्या कहा गया है इंदौर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए प्रश्न में एक कथन है उसके बाद 2 तर्क हैं, फर्स्ट और सेकंड है। आपको निर्धारित करना है कि कौन सा या कौन से तर्क प्रबल है और उसी के अनुसार सही आंसर देना है। ठीक है, कथन आपका क्या है, कथन है मृत्युदंड समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो तर्क है वो क्या है, नहीं इसे नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। पहला क्या कहता है कि इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, यह दंड किसी अपराधी के कृत्यों के परिणाम से बच निकलने की संभावना को समाप्त कर देता है। मतलब अगर मृत्युदंड बंद कर दिया जाएगा तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा, वो फिर से वही काम या वही अपराध करेंगे। सेकंड है हाँ इसे समाप्त किया जाना चाहिए, उस दंड उस व्यक्ति के लिए पुनर्वास के अवसर की संभावना को समाप्त करता है जो आदन अपराधी नहीं है। ठीक है, और इसमें सेकंड में क्या कह रहा है कि समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा अपराधी नहीं होता है और उसको फिर से सज़ा मिल जाती है तो उसको वापस आने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा, दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है, केवल तर्क एक प्रबल है, दोनों तर्क प्रबल है या केवल तर्क सेकंड प्रबल है। तो इसमें क्या है दोनों ही तर्क कैसे हैं प्रबल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक यानी कि ये जो आपको श्रृंखला दे रखी है इस स्थान पे क्या आएगी आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले ए लेके चलो, ए आपका ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब जो ए आएगा उसकी ए की स्थिति कौन सी होनी चाहिए, अब ए की स्थिति ये वाली होगी। तो अब देखो इनमें से ये स्थिति कौन सी है, ये स्थिति तो हमें 1 2 और 3 तीनों में मिल रही है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं जी की स्थिति क्या जाती है। जी हमारा पहले ऐसे है, फिर ऐसे आता है, फिर हमारा जी ऐसे हो जाता है। अब जो हमारा जी आएगा उसकी स्थिति किस साइड पे होगी, उसकी स्थिति हमारी इस साइड से होगी। तो ये वाला जी हम लोग देखते हैं हमको कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये वाला जी हमारा ये वाला जी मिलता है हमारे बी में। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किस में 2 चिन्हों यानी कि 2 चिन्ह हैं हमारे, उनमें कौन सा चेंजमेंट होगा। चिन्ह मतलब यहाँ पे जो ये दे रखे हैं मार्क्स को आपस में बदला जाना चाहिए कि आंसर आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है बॉड मास। क्या होता है बॉड मास होता है। सबसे पहले क्या होता है हमारा ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट यहाँ पे दिया नहीं है, ऑफ होता है, ऑफ भी नहीं दिया है, तो हम सिर्फ इतना लगाएंगे। ठीक है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना डिवीज़न वाला मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे ये वाला, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।
तो ये आप सॉल्व करके एक बार देखिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, 10th नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि इस आकृति में कितने आपके आयत है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे कितने हैं ये आपको बताना है। तो जो रेक्टेंगुलर शेप होंगे वो हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप काउंट करके बताइएगा कि 33 कैसे होंगे। अगर नहीं आता है तो मैं वो बताऊंगी कि किस तरीके से होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इनको काउंट मत करिएगा, उसके बाद में आप इस तरीके से भी काउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दी गई निम्नांकित आकृति को प्राप्त करने के लिए विकल्पों में से किस आकृति को दर्पण AB की समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इस आकृति को अगर देखने के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से कौन सी रखेंगे कि हमारा वो क्या होता है, करेक्ट होता है, वो हमें यहाँ पे चूज करके बताना है। तो यहाँ पे जो हमारी आकृति रखी जाएगी, अगर हम लोगों को जिस तरीके से पता है कि अगर हम लोग कैसे रखते हैं, आपने किसी मिरर के सामने अगर रखा, इसको मिरर के सामने आप रखोगे तो वो आपको किस तरीके से दिखाई देना चाहिए। मिरर के सामने जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो इसका शेप किस तरीके से बनेगा, इसका शेप बनेगा हमारा, ये बनेगा कौन सा, ये वाला डी वाला बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया जो हमें मिरर में पता होना चाहिए, जो राइट होता है वो मिरर में लेफ़्ट दिखता है, और जो लेफ़्ट होता है वो मिरर में क्या दिखता है, राइट दिखता है। तो ये राइट मिरर में क्या दिखेगा, लेफ़्ट दिखेगा। तो इस तरीके से करेक्ट हमारा आंसर कौन सा होता है, सी होता है। नेक्स्ट है, 6 मित्र हैं STUVW और X एक गोल में। ठीक है, ये वाला हमने सिटिंग अरेंजमेंट का आपको करवाया है, तो आप हमारे वीडियो में जाके रीजनिंग की क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देख सकते हैं, इजीली समझ में आएंगे। तो कितने बैठे हैं, 6 यहाँ पे बैठे हैं 6, तो 6 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और इन सबका फेस किधर है, इनसाइड है, तो 1 2 3, जिधर फेस है हम उधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले बोला है इसमें WS के ठीक लेफ्ट, यानी कि बाईं ओर बैठा है। तो जो W है वो S के, तो यहाँ बनाया हमने S बनाया, तो W हमने कहाँ बैठा दिया, लेफ्ट साइड पे बैठा दिया। अब क्या कहता है, V और T S के पास नहीं है। ठीक है, S के पास V और T को नहीं बैठाएंगे हम। तो आगे देखते हैं, जो X है वो ठीक W और V के बीच में, तो W ये है, V ये हो गया, X कहाँ जाएगा, बीच में। और इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे कि S के पास में किसको, V और T को नहीं बैठाएंगे, तो V तो पहले ही बैठ गया, T यहाँ पे आ जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा बचा है U। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं U ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो U के, ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो कौन बैठा है यहाँ पे, हमारा T बैठा है। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर जाता है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सा अक्षरांकीय समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, A, फिर क्या है B, फिर क्या है C, तो है नहीं भाई, यहाँ पे कितना गायब, 1 गायब। ठीक है, फिर D के बाद E F, यहाँ 2 गायब। ठीक है, फिर G के बाद H I J, यहाँ कितने गायब, 3 गायब। फिर यहाँ पे K के बाद क्या होगा, L M N O, तो यहाँ कितने गायब करेंगे हम लोग, 4 गायब करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यहाँ पे चल रहा है टेबल, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 5 ज़ा 20 और 6 ज़ा 24। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। तो इसके बाद में जे के L, फिर N, फिर Q S और V। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से X आ जाएगा, क्यों, क्योंकि और हमारा कोई है नहीं। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, P24X हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द 4th फिगर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा रिलेटेड है क्वेश्चंस, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जल्दी से आप यहाँ पे अनलॉक जी क्वेश्चंस करके देख के बताइए कि कौन सा करेक्ट जाता है। यहाँ पे जो करेक्ट जाएगा हमारा वो वाला कौन सा हो जाएगा, सी वाला है। बाकी आप अपने कॉपी में बना के ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे भी आपको बताना है इस वैल्यू पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले क्या है, 123 और 144। हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिफरेंस देखा तो कितना आया, 23 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 25 आया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 27। तो नेक्स्ट वाले का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 29। तो इसी 29 को उठा के इसमें प्लस कर दो। 198 में कितना प्लस किया, 29 प्लस कर दिया। 29 जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 227।
नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3 कथन, ठीक है, इसमें हमारे 3 कथन दिए हैं और उनके बाद 4 शीर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हैं। या मानते हुए हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। कथन पहले रीड कर लेते हैं। सभी बॉक्स मेजें हैं, सभी मेजें चटाइयाँ हैं, सभी चटाइयाँ कुर्सी हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ कुर्सियाँ बॉक्स हैं, सभी बॉक्स कुर्सियाँ हैं, या कुछ चटाइयाँ बॉक्स हैं, या सभी मेजें बॉक्स हैं। तो इनमें से हमारा जो तर्क है वो कौन सा सही आता है आपको ये बताना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तर्क हैं। तो यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष हमारा, यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो दे रखे हैं। निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक अनुसरण करता है, केवल निष्करण 1 और 2 अनुसरण करते हैं, या केवल निष्करण 1 2 3 अनुसरण करते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? केवल 1 2 3 अनुसरण ही क्या करते हैं? सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, एक पासे के 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिस पर संख्याएं आपको 4 5 6 और 8 7 और 9 अंकित हैं। उस पर संख्या को पहचानिए जो संख्या 7 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो आपको ये बताना है कि 7 के जो जस्ट यानी कि 7 ये है, तो 7 इसमें आपका 7 के जस्ट बिलो पे क्या होगा? 7 के इस साइड पे क्या होगा? तो 7 के इस साइड पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा 6 नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 6, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि 8 है हमारा, ठीक है, 8 के बाद में 9 है, यहाँ 8 है तो इधर पे हमारा 9 रहा होगा, ठीक है, 9 के बाद में हमारा इस तरीके से रहा होगा। तो 7 के जस्ट इस साइड पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे 7 है ना, ये 8 है तो यहाँ क्या है? 7, और 7 के जस्ट यहाँ पे क्या है? 6। तो ये दोनों रिलेट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। फिनिश का मीन्स होता है एंड, तो हाइड का मीन्स क्या होगा? तो हाइड का मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हाइड का होता है कंसील। कौन सा होता है? करेक्ट आंसर होगा कंसील, मीन्स छिपाना। नेक्स्ट है, इस विकल्प का चयन कीजिए जिसके यहाँ से भी आपको रिलेट बताना है NUPK और SHUP और GPLT। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट करके लिख के उसके बाद में रिलेट करके देख सकते हैं कि किसके बाद कौन सा आया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा LUQY हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? LUQY हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आज के लिए लास्ट रहेगा। रवि और किशन एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हुआ ईस्ट हुआ, ये हुआ वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसी पॉइंट से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रवि पूर्व की ओर चलता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि जब वो इस साइड पे जा रहा होगा तो उसका दायां ये हो जाएगा, तो वो इस साइड मुड़कर कितना चलता है? मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। और जो किशन है वो इस यहीं पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, और वो किस डायरेक्शन में चलता है? उत्तर की डायरेक्शन में चलता है, और कितना? 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में जब ये चलता है तो फिर से ये दाएं मुड़ जाता है, और दाएं मुड़ने के बाद ये यहाँ पे फिर से कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद जब वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस तरीके से चलने पर इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये यहाँ से कितना किलोमीटर दाएं के बाद में ये बाएं मुड़ के कितना किलोमीटर चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। अब बताया गया है एक दूसरे की लंबाई कितनी। भैया ये देखो, ये यहाँ से चला और कहाँ पे पहुँचा? यहाँ पे, ऐसे जाके ऐसे। तो ये इस समय यहाँ पे ये डायरेक्शन यहाँ से इसकी कितनी पॉइंट की है? 3 की है। और ये 4 तो पहले यहाँ पे चला था, एक और ऊपर गया, तो यहाँ पे टोटल इसकी जो डायरेक्शन पहुँच गई वो कितनी चली गई? 5। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा कितना आता है? 8 आता है। तो इस तरीके से उन दोनों के आपस की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।